ओके सो जल्दी बैठ जाइए। क्या बात है, आज नेहल मैडम पधार गई, बहुत बड़ी बात है। चलिए पर एक सेकेंड, एक सेकेंड, इतना बस आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। इतना एक्साइटमेंट थोड़ी चाहिए था यार, है? और आधे लोगों को तो पता भी नहीं क्या हुआ, बस हुर्र चालू हुआ तो पूरी एक वेव की तरह चालू हो गया। बस हो गया। चलिए लेट्स बिगिन। अनुषा तो आती है, अनुषा तो आती रहती है, अनुषा फिर भी आती रहती है। बस 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 प्लीज यार, प्लीज प्लीज अभी आवाज बंद कर दो, बस हो गया। क्लास स्टार्ट करनी है अब। नाउ क्लास बिल्कुल आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आवाज बिल्कुल शांत हो जाएगी तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अब हम शार्प 1:20 चालू करेंगे, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम कम हो गया है। नाउ माई टाइम इज ओनली 1 hour 20 minutes। सो एक खुशी की बात यह है कि आपको 1 घंटा 20 मिनट ही पढ़ना है। दुख की बात है कि आपका ब्रेक खत्म हो गया है ना। दुख की बात यह है कि आपके ब्रेक्स खत्म हो गए। अब आपको किसी और से मांगना पड़ेगा जो 2 घंटे पढ़ा रहा है। कोई नहीं पढ़ा रहा है तो बस अब ब्रेक्स खत्म, क्योंकि मैं जब ब्रेक देता हूँ वहां मेरी क्लास ही खत्म हो जाएगी। ओके सो ठीक है, चलिए। और 1:20 शार्प हम लोग अब चालू कर देंगे। अब वो 10 मिनट 15 मिनट लेट नहीं, क्योंकि क्लास ही 1 घंटा 20 मिनट की है। तो हम वहां चल जाता था 2 घंटे में कि 5-10 मिनट लेट चालू किया। अब नहीं हो सकता क्योंकि हमारी क्लास ही 1 hour 20 minutes की है ओनली। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर फालतू का डिस्कशन, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ जीएसटी। एंड सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं, पर आप लोगों की आवाज बिल्कुल जीरो करनी पड़ेगी यार। अब देखो प्लीज, हेलो, नॉइस एकदम बी साइलेंट। आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंट प्लीज। हेलो, नहीं प्रसन्ना, आवाज बंद, आवाज बंद। सब लोगों के लिए बोल रहा हूं, आवाज बंद, आवाज बंद। अंश, जब मैं बोल रहा हूं कि आवाज नहीं, तभी मुंह खोलना है ना? ठीक है, ओके लिसन। सो सबसे पहले अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो आई थिंक एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड द रीजन इज कि पहली बात बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ऐसे है कि एवरीबडी बेसिकली कुछ ना कुछ अखबार के अंदर रेगुलरली इसको लेके आता रहता है। तो अभी तक तो हमारे सन्नाटे ऊपर से निकल जाता था क्या है, पर एक बार आप जब सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो जो रेगुलरली न्यूज़पेपर में इसको लेके अपडेट्स आती है कि ये हो गया या ये प्रॉब्लम है, वो सब आपको समझ में आने लग जाएगी। तो इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल, इट इज़ व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो बहुत मज़ा आएगा उसको लेके। दूसरी बात, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दिस विल कवर 40 marks in your tax paper. Everybody knows that 60 marks is direct tax and 40 marks is GST. पर मैं आपको बता दूं, इट इज क्वाइट स्कोरिंग। आप अपने जितने भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं या जो लोग एग्जाम दे चुके हैं या जो एग्जाम देने वाले ना, जस्ट आस्क फ्रॉम देम कि इनकम टैक्स और जीएसटी में से क्या इजी है। ऑफ कोर्स जीएसटी इजी है। दूसरी बात, जीएसटी में बच्चा टारगेट लेके चलता है कि कम से कम 75% पेपर में सही करके जाऊंगा, मतलब 75% स्कोर करके आऊंगा जीएसटी के अंदर। तो 40 मार्क्स का अगर पेपर है तो हर बच्चा टारगेट चलता है कि 30 तो मेरे को मिनिमम जीएसटी से चाहिए, ताकि इनकम टैक्स क्या है 60 में से 30 भी लिया है तो बहुत बड़ी बात है। तो इनकम टैक्स इतना वास्ट है, आप लोग 4 महीनों से पढ़ रहे हो। हम जीएसटी अगर 1 hour 20 minute की भी क्लास है तो मेरा अप्रोक्सीमेटली टाइम 45 days है। हम लोग 45 days में हमारा जीएसटी का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो अगर अपन कॉस्ट बेनिफिट देखें तो एज कंपेयर टू इनकम टैक्स इट इज वेरी लो, मतलब कॉस्ट इज वेरी लो एंड बेनिफिट इज वेरी हाई, बिकॉज आप 120 दिन 130 दिन 140 दिन पढ़ते हो इनकम टैक्स 60 नंबर के लिए, और मैं सिर्फ आपको कितने दिन पढ़ाने वाला हूँ? 45 days to 50 days मैक्स। 45 से 50 दिन के अंदर हम लोग पूरा जीएसटी खत्म कर देंगे एंड दैट विल कवर 40 मार्क्स। सो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सब्जेक्ट है।
और अब अगर हम बात करें तो जीएसटी को लेके अब बेसिक बातों से अपने को स्टार्ट करना है. मेरा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वो जीएसटी का बेसिक ही है. मैं लॉ बाद में पढ़ाऊंगा, जो सेक्शंस आएंगे, जो एक्ट है उसमें क्या है वो सब बाद में बात करेंगे. हम शुरू के 4 और 5 दिन हम लोग एक्चुअली पूरा जीएसटी का बेसिक ही डेवलप करेंगे कि जीएसटी कैसे आया, क्या जरूरत थी, इसका मॉडल कैसा है, कैसे इसमें टैक्सेस लगते हैं, वो सारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे 4 से 5 दिनों के लिए. ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द सेक्शंस. सो अगर मैं जीएसटी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो जीएसटी का फुल फॉर्म तो सबको पता है. क्या फुल फॉर्म है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इट्स बेसिकली अ टैक्स विच इज लिविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. एक और चीज जो आप लोगों को पता होगी, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है? आई थिंक आशीष गोयल सर ने आपको जो बेसिक पढ़ाया होगा तो बताया होगा 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. कौन सा टैक्स डायरेक्ट होता है यार, कोई बताएगा कौन सा? जिसका बर्डन जिसने पे किया है उसके ऊपर आए वो कौन सा है? जिसने पे किया वही बर्डन बेयर करेगा, वो कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स. और इनडायरेक्ट की खास बात क्या होती है? पे मैंने किया लेकिन मुझे अपनी जेब से नहीं भरना है, मैं अपने कस्टमर से रिकवर करूंगा. मतलब मैं आके गुड्स बेच रहा हूं ना, आई एम नॉट ए कंज्यूमर, आई एम बाइंग गुड्स एंड सेलिंग इट, आई एम ट्रेडिंग, आई एम मैन्युफैक्चरिंग. सो मुझे टैक्स नहीं भरना है, मैं जो टैक्स जेब से दे रहा हूं ना, अल्टीमेटली वो सारा का सारा पैसा मुझे किससे मिल जाएगा? अपने कस्टमर से. सिंपल एग्जांपल है, आप किसी कपड़े की दुकान पे जाके, एक शॉपर स्टॉप पे जाके एक जीन्स ही बाय कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि सरकार शॉपर स्टॉप को बोलती है कि तुमने अगर 2000 की जीन्स बेची है तो 400 रुपए मुझे टैक्स चाहिए. सरकार ने किसको बोला कि 2000 की जीन्स बेचोगे तो कितने का टैक्स चाहिए? तो शॉपर स्टॉप हमें बिल में 2000 की जीन्स में 400 का टैक्स लगा के हमसे ले लेता है. तो शॉपर स्टॉप की जेब से तो कुछ गए ही नहीं, क्योंकि शॉपर स्टॉप का जो भी टैक्स पेमेंट था अल्टीमेटली वो टैक्स किससे ले लिया गया? कस्टमर से ले लिया गया. तो ये एक चीज होती है जो इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर होती है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उस पे नहीं आता है जो पे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किस पे आता है? कंज्यूमर पे, नेक्स्ट पर्सन पे जो उस पर्सन से खरीद रहा है. तो लेवी और बर्डन 2 अलग अलग लोगों पे होता है. किसमें? इनडायरेक्ट टैक्स में. जबकि डायरेक्ट टैक्स में लेवी और बर्डन दोनों सेम पर्सन पे होता है. ये बहुत बेसिक बात है, मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आशीष गोयल सर ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक आपको इनकम टैक्स में ऑलरेडी बता दिया होगा. तो आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट जीएसटी. ओके, लिसन वेरी केयरफुली. इंडिया में ना जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था? किसी को पता है कौन सी डेट थी? एक्चुअली इट इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 जुलाई 2017. पर मैं आपको बता दूं इसके पीछे भी एक कहानी है. कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनना ध्यान से. पर आपको, अरे यार प्लीज, ये आवाजें अब है ना कॉस्ट में फिर भी चल जाता था क्योंकि प्रैक्टिकल था, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम तुम्हारे बोल रहे हो, ठीक है. लेकिन जीएसटी में मेरी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत शांति से एक एक चीज सुननी पड़ेगी. अब आप बोल नहीं सकते, ठीक है? तो थियरी है, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, यू नो, टॉक विद ईच अदर ड्यूरिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग. ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली. एक्चुअली सरकार को है ना जीएसटी लाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े. मैं इसका पूरा बताऊंगा आपको, मॉड्यूल में पूरा दिया हुआ है, लेकिन एक बेसिक मैं आपको बताऊं ना, तो जीएसटी को लाने का जो पहला दिमाग में आया था गवर्नमेंट को कि नहीं यार अब जीएसटी इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज एक्चुअली इन 2003. मतलब जब यूपीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जा रही थी और यूपीए गवर्नमेंट आ रही थी 2004 में, तब जाके सबसे पहले आया था कि यार अभी जीएसटी अब लगाना है इंडिया में. लेकिन आप सोचो लगाने को कितने साल हो गए? 2003-2004 से भी अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था तो लगते लगते कितने साल लग गए? लगभग 17 साल, 16 साल लग गए. मतलब 2000 से ही चालू हो गया था तो 17 में आया, तो प्रैक्टिकली 17 साल लग गए सरकार को इंडिया में जीएसटी लाने में. तो ऑफकोर्स बहुत पापड़ बेलने पड़े थे. अब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया जरूर, पर एक्चुअली पूरे इंडिया में नहीं आया. जम्मू एंड कश्मीर नाटक कर रहा था कि साहब हमारे यहाँ तो पहले टैक्स थे ही नहीं, अब कैसे आप जीएसटी लगा रहे हो. पर अल्टीमेटली 8 दिन बाद उन्होंने भी घुटने टेक दिए. तो 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लागू हो गया. तो मैं बोलूंगा कि पूरे इंडिया में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 से हुआ था, पर जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी लागू 8 जुलाई 2017 से हुआ था. तो प्रैक्टिकली
सिर्फ एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रह गया था, तो सरकार ने छोड़ो भाड़ में जाए, एक स्टेट के लिए अपन कहाँ डिले करेंगे। उन्होंने तो 1 जुलाई 2017 से JNK को छोड़ के बाकी सब जगह GST लगा दिया। JNK ने भी घुटने टेक दिया 8 दिन के अंदर, बोले हम अलग नहीं चल सकते, अल्टीमेटली चलना तो हमको हमारे देश के साथ ही चलेगा। तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने भी फिर 8 जुलाई 2017 से GST लागू कर दिया। पर हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन तो 1 जुलाई 2017 से हो चुका था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह GST ऑलरेडी लग चुका था। मैं आपको बता दूं, हमसे पहले 160 कंट्रीज ऐसी है जो GST लागू कर चुकी है, मतलब हम बहुत पीछे हैं। 160 देश ऐसे हैं जो बेसिकली GST ऑलरेडी लगा चुके हैं, सारे ही देश मान लो, अब तो जो भी हम नाम जानते हैं। पाकिस्तान भी हमसे पहले GST लगा चुका है। यस, तो बेसिकली हम इतने पीछे हैं कि हमसे पहले 160 देशों में ऑलरेडी GST लग चुका है। नाम चेंज होगा, कहीं पे उसका नाम वैट है, कहीं पे नाम उसका GST। जैसे अगर अपन सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में फ्लैट 7 और 8% वैट लगता है हर चीज पे। यू आर बाइंग एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू पे 8% वैट ऑन एवरीथिंग। तो वहां पे भी वो GST है, बस नाम या तो GST होता है या वैट होता है, नॉमेनक्लेचर चेंज है पर एक्चुअली टैक्स वही है। तो वहां फ्लैट 8% GST है सिंगापुर के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे अलग है, जैसे यूरोप में 18 to 20% GST का रेट है, बहुत हाई है। 18 से 20% रेट ऑफ GST वहां पे एवरेज हर चीज के ऊपर। तो 160 देश ऐसे थे जो हमसे पहले ऑलरेडी GST लगा चुके हैं। हम बहुत डिले हो गए GST लगाने में, एंड द वेरी फर्स्ट कंट्री जिसने GST लगाया था वो था फ्रांस, एंड उन्होंने GST 1954 में ही लगा दिया था। जब तो हम आज़ादी हुए थे, मतलब हमारे यहाँ यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना पीना होगा, तब वो लोग ऑलरेडी GST लगा चुके थे। तो फ्रांस ने सबसे पहले दुनिया में GST लगाया था, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। तो 17 साल और 46 ईयर्स, इतना पीछे हम फ्रांस से। तो यस, थोड़ा सा लेट है बिकॉज ऑफ, आपको पता है एक प्रॉब्लम क्या है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, पर ज्यादा डेमोक्रेसी भी भारी पड़ जाती है। गधों के हाथ में वोटिंग पावर देना सबसे बड़ा नुकसान है। हमारा देश पता है ग्रो क्यों नहीं कर पाया 70 सालों के अंदर, क्योंकि आपने अनपढ़ लोगों को वोट देने के लिए दे दिया। अब अनपढ़ लोग काम देख के वोट नहीं देते। तो मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिकली सोचो, जहां पे रॉयल फैमिलीज थी, जहां पे थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप थी, जहां इतनी डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां की ग्रोथ रेट हमसे बहुत ही ज्यादा है। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ दुबई, लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ सिंगापुर, लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ USA, लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ चाइना। सो मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि हम बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम बेवकूफ है। यस, हम बेवकूफ हैं, और बेवकूफों को वोट देने का पावर दिया गया था देश में 1947 के बाद, और अनपढ़ लोगों को बोला कि तुम चुनो तुम्हारी सरकार। तो अनपढ़ लोग कभी, अनपढ़ आदमी कभी समझदारी सरकार चुन ही नहीं सकता। और यही हुआ हमारे यहाँ, हर 5 साल में उन्हीं अनपढ़ लोगों को जपने के लिए सरकार काम करती है, और एक्चुअल ग्रोथ इस चक्कर में कभी हो ही नहीं पाती है। तो मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि हम बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हम बेवकूफ हैं जो इस डेमोक्रेसी के नाम पे हम प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वोट देने का पावर जिस मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को है, एक्चुअली उनको वोट देने का हक ही नहीं है, कि उनको पता ही नहीं है वोट किसको देना है। तो दैट इज ए प्रॉब्लम। द पॉइंट इज, हम हमारे पॉइंट पे आते हैं। तो सरकार को बहुत साल लग गए प्रैक्टिकली इंडिया में GST लाने में, पर आया बहुत डिस्प्यूट्स के बाद आया। पर सिर्फ GST कैसा आया इंडिया में, हम उसकी बात करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा अपने को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का नाम लिखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझेंगे वैट मैकेनिज्म, या फिर इसको बोलते हैं क्रेडिट मैकेनिज्म इन GST। पहले इसको समझना पड़ेगा, इसको समझे बिना हम GST को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें एक थोड़ा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके समझना पड़ेगा कि ये वैट मैकेनिज्म या क्रेडिट मैकेनिज्म जो GST में है वो क्या है और वो कैसा है, वो हमको पहले समझना पड़ेगा, तब हम आगे GST के बारे में बात कर पाएंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, लिसन,
अपन मान लेते हैं कि अपन कोई भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल हो, चलो आप मुझे बताओ कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ जो रेगुलरली डे टू डे यूज में हम बाय करते खरीदते हैं। मैगी, मैगी तो छोटा सा हो जाएगा, बहुत कम। मोबाइल फोन ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। ओके, मान लेते हैं इंडियन कंपनी, बोलो मोबाइल फोन की कौन सी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है फोन? कोई भी नहीं है, माइक्रोमैक्स। ओके, माइक्रोमैक्स इज इंडियन कंपनी। और कौन सी है? लावा इज इंडियन कंपनी ना। लावा के फोन अभी भी आते हैं क्या? ओके ओके, लिसन, नोकिया इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट्स ए फिनलैंड कंपनी। ओके चलिए, ओके, जियो इज ए इंडियन कंपनी, पर उनके फोन जियो के ही हैं, खुद के ही हैं। वो टैग है, एक्चुअली बनवाते हो चाइना से हैं। हाँ चलिए, ब्रांडिंग होती है सिर्फ, बाकी वो बनवाते तो असेंबल तो चाइना से करवाते हैं। लिसन लिसन केयरफुली, मान लेते हैं लावा कंपनी का मोबाइल है एंड दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इनका प्लांट है, अपन मान लेते हैं वेस्ट बंगाल में इनका प्लांट है। तो ये हो गए साहब हमारे मैन्युफैक्चरर, एम दे रहा हूं मैं इनको नाम, दे आर मैन्युफैक्चरर। ओके, इस फोन को बनाने के लिए दे आर बाइंग रॉ मटेरियल, स्क्रीन, पता नहीं बहुत सारी चीजें दे आर बाइंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इन लोगों ने 6,000 रुपए का रॉ मटेरियल एक फोन को बनाने के लिए यूज किया है। ओके, एंड वी आर अज्यूमिंग, जस्ट वी आर अज्यूमिंग कि अभी इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा है, कहीं एक जगह तो रुकना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज, तो हम मानते कि इन्होंने कहीं टैक्स पे किया ही नहीं है, अपन ऐसा अज्यूम कर लेते। नाउ द पॉइंट इज, ये इसको मैन्युफैक्चर करके सेल्स कर रहे हैं। ओके, अपन मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल द टैक्स रेट इज 10%, एग्जाम्पल के लिए, एक्चुअली अलग अलग है, 12%, 18%। वी आर जस्ट टेकिंग ए सिंपल एग्जाम्पल दैट द रेट ऑफ टैक्स ऑन मोबाइल फोन इज 10%। तो दे आर सेलिंग इट द फोन फॉर 10,000 एंड they are paying a tax of rupees 10%, that is how much? 1,000. So the next person will pay 11,000 rupees. 10,000 रुपए तो इनको चाहिए, और सरकार बोलती है अच्छा तुम 10,000 लोगे तो हमें भी 1,000 रुपए चाहिए, हम तुम्हारे पार्टनर है। सरकार पता है बिक्री में पार्टनर है, सरकार बोलती है तुम जितना लोगे उसका 1%, 10% हमको भी चाहिए, तो 90-10 के पार्टनर हो गए साहब हम। तो जो बेचोगे उसमें 10% हमारा रहेगा। तो 10,000 अगर लावा कंपनी फोन बेचती है तो 10% की रेट से 1,000 रुपए सरकार ने ले लिए। अल्टीमेटली कितने रुपए का टोटल फोन पड़ गया? 11,000। अब ये फोन खरीदा एक दुकानदार ने, ट्रेडर है साहब, इसने ये फोन खरीदा। बताओ इसके लिए इस फोन की कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000। रॉन्ग, इसके लिए कॉस्ट हो गएगी 11,000, क्योंकि इसने तो बिल 11,000 का मिलेगा ना इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको बिल कितने का मिलेगा? 11,000 का, क्योंकि इसने पे कितने किए इस बंदे को? 10 की 11,000 पे की, तो इसने कॉस्ट कितनी एज्यूम कर ली कि साहब मेरी कॉस्ट कितनी है? 11,000। अब ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लेते हैं इसने भी 4,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। आगे फोन कितने का बेच रहा है? 15,000 का, और इस पर टैक्स कितना लग रहा है? 1,500। ऐसे करके नेक्स्ट पर्सन को कितने का टोटल फोन पड़ रहा है? 16,500। और मान लेते हैं ये नेक्स्ट पर्सन हमारा कंज्यूमर है, तो इसकी जेब से टोटल फोन की कॉस्ट कितनी चलेगी? 16,500। अब इस पूरे टैक्स सिस्टम में पहली बात तो सरकार की जेब में टैक्स कितना गया? गवर्नमेंट के जो बड़ा सा मुंह है सरकार का, आप मुझे बताओ इस सरकार के बड़े से मुंह में टैक्स कितना गया? 1,500 की, 1650 की 1,500 की, कितना गया? एक्चुअली रॉन्ग, सरकार की जेब में गया है 2,500 रुपए, क्योंकि 1,000 रुपए इससे मिले, 1,500 इससे मिले। मैं 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट शांति रुको, 1 मिनट शांति रुको, शांति सुनो। अभी 1 मिनट के लिए कोई इनपुट टैक्स नहीं है। अभी अपन ये मान रहे हैं कि ये सिचुएशन अगर है कि साहब मैंने 11,000 में फोन बेचा, कोई इनपुट टैक्स कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं समझ में आता हमको, और आगे 1,500 रुपए और लग गए, टोटल मिला के 16,500 कस्टमर ने दिए। अल्टीमेटली देखा जाए तो इसमें 2,500 रुपए सरकार को चले गए, और कंपनी की और डीलर की जेब में 14,000 रुपए पहुंचे होंगे। अब बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? डबल टैक्सेशन इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि देखो अगर सरकार बोल रही 10% टैक्स रेट लेंगे तो 16,500 पे 10% भी कर ले तो 1,600 रुपए होते हैं, और आप कितना टैक्स वसूल रहे हो?
2,500। ये एक्चुअली पता है क्यों हो रहा है 2,500? एक्चुअली एक ही चीज के ऊपर दो दो बार टैक्स लग गया, क्योंकि दो डीलर आ गए, एक मैन्युफैक्चरर ने बेचा और एक ट्रेडर ने बेचा, तो दो बार सेल हुई तो टैक्स दो बार लग गया। और मजेदार बात एक और चीज नोटिस करना, उस 1,000 रुपए पे भी वापस से टैक्स लग गया, क्योंकि आपने 11,000 रुपए को कॉस्ट मान के 4,000 का प्रॉफिट जोड़ा और 15,000 में बेचा। बताओ उस 15,000 में 1,000 का टैक्स शामिल है कि नहीं है? तो 15,000 पे जब 1,500 दे रहे हो तो बताओ उस 1,000 के ऊपर भी आपने 10% वापस दिया कि नहीं दिया? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन एंड कास्केडिंग इफेक्ट। आपको पता है हमारे देश में 2003 के पहले यही हो रहा था। कब के पहले? 2003 के पहले यही हो रहा था। हर चीज पे डबल डबल टैक्स लग रहे थे, डबल टैक्सेशन था, कैस्केडिंग इफेक्ट था, एक ही चीज पे दो दो बार टैक्स लग रहा था। इवन 2017 के पहले भी हो रहा था, मैं आपको बताऊंगा कहां आएगा वो भी हो रहा था। पर सरकार ने क्रेडिट देना चालू करी। सरकार ने बोला नहीं यार, ये डबल टैक्सेशन रॉन्ग है, ये गलत है, हम क्रेडिट देंगे। और उस क्रेडिट मैकेनिज्म के साथ सरकार टैक्स सिस्टम लेके आई जिसको बोलते हैं वैट मैकेनिज्म। और उसमें क्या होगा मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कॉस्ट जब स्टार्ट किया था तब भी बेसिक में समझाया था, पर कई बच्चों को उस टाइम समझ में नहीं आया था। अब मैं एक और बार समझा रहा हूं, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना, कैसे क्रेडिट मैकेनिज्म वर्क करेगा। दिस इज सिचुएशन वेयर देयर इज नो क्रेडिट। अगर मैं कोई क्रेडिट नहीं देता हूं, अगर कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, सो देयर इज ए कैस्केडिंग इफेक्ट। यहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, या मैं बोल सकता हूं यहां पे डबल टैक्सेशन का इफेक्ट आएगा। देयर इज ए डबल टैक्सेशन। अब हम समझते हैं कि क्रेडिट मैकेनिज्म आ जाएगा तो क्या होगा। अपन इसी एग्जाम्पल में चेंज कर लेते हैं सिचुएशन और ये समझते हैं क्रेडिट मैकेनिज्म होगा तो अल्टीमेटली क्या फायदा होगा। लिसन वेरी केयरफुली। मैं मैन्युफैक्चर हूं लावा कंपनी का और मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं। कितने में खरीद रहा था? 6,000। नाउ आई विल सेल फॉर ₹10,000 एंड आई विल कलेक्ट टैक्स ऑफ ₹1,000। माई सेल प्राइस इज 11,000। अभी इसके पहले कोई टैक्स नहीं था तो अपन मानेंगे अभी पहली बार ही टैक्स पे किया है। 10,000 पे एक 10% की रेट से 1,000 रुपए, ठीक है। नाउ हियर कम्स द ट्रेडर, ही विल बाय दैट फोन बट ही विल वो अपनी कॉस्ट 11,000 ना मान के कितनी मानेगा? 10,000। और पता है यहाँ पे क्या करेगा? वो ले लेगा एक टैक्स क्रेडिट। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। टैक्स क्रेडिट क्या है? आप ये समझ लो कि पेटीएम पे कैशबैक आ गया आपके पास। आपने एक 200 रुपए का रिचार्ज किया और पेटीएम वॉलेट में आपके पास 40 रुपए वापस आ गए, तो ये 40 रुपए आपके लिए कॉस्ट है ही नहीं। अगर आपने 200 का रिचार्ज किया और 40 वापस आ गए तो आपके लिए पहले बताओ कॉस्ट कितनी हुई? 200 या 160? यहां पे भी यही हुआ। भाई साहब ने पे कितने किए उस बंदे को? ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर को दिए कितने पैसे? 11,000। लेकिन उसमें से 1,000 रुपए का अगर उसको वापस कैशबैक मिल जाए, जो उसको वॉलेट में मिल जाए, तो आप वो क्या बोलेगा कि मेरे लिए कॉस्ट क्या 11,000 रही कि 10,000 ही रही? 10,000 ही रही। तो अभी सरकार ने उसको बोला कि तू 11,000 कॉस्ट मत मान, 1,000 हम तुझे वापस दिलवा देंगे। 1,000 जो तूने पे किए टैक्स के नाम पे वो तेरी जेब में वापस आ जाएंगे, इसलिए तू कॉस्ट 11,000 मत मान, सिर्फ कितनी मान? 10,000 मान। ठीक है सर, सरकार बोल रही है कि वापस दिलवा देगी, तो हम इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं कि वापस आ जाएंगे पैसे। तो हम हमारे लिए कॉस्ट 11,000 मानेंगे या 10,000? 10,000। अब क्या होगा सुनना, ये भाई साहब अपना प्रॉफिट कितना ऐड कर रहे थे? देखो ऊपर कितना ऐड कर रहे थे? 4,000। तो अभी अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे 4,000 और बताओ कितने में बेच देंगे? 14,000 रुपए में। और इनके ऊपर अब टैक्स कितना लग जाएगा? 1,400 और आगे बिल कर देंगे कितने का? 15,400 का। और कंज्यूमर से 15,400 रुपए ले भी लेंगे, कस्टमर से 15,400 रुपए ले भी लेंगे, ठीक है। पर ये मैंने 1,400 रुपए किससे ले लिए बताओ? ट्रेडर ने किससे ले लिए 1,400 रुपए? कस्टमर से ले लिए। तो सरकार पहुंची दौड़ी 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 ट्रेडर के पास और ट्रेडर को बोला तेरी जेब में 1,400 रुपए जो हमारे हैं, तेरी जेब में 1,400 रुपए हैं जो हमारे हैं। सरकार तो आई कटोरा लेके, है ना, कि 1,400 रुपए दे दे बाबा, भगवान के नाम पे, सरकार के नाम पे दे दे बाबा, देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सरकार
सरकार आ गई कटोरा लेके दरवाजे पे, ठक 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 ठक, 1400 रुपए निकाल, ये हमारा शेयर है। ठीक है, अब सरकार को चाहिए कितने पैसे? 1400 रुपए। ये जो ट्रेडर है ये बोलता है रुको, आपने मुझे कुछ वादा किया था कि जो 1000 का टैक्स मैं ऑलरेडी खरीदने पे दे चुका हूं वो वापस करवा दोगे। हाँ, सरकार बोलेगी हाँ बोला तो था। तो तूने सीरियसली ले लिया था? बोले हाँ मैंने सीरियसली ले लिया था, आपने मना किया था 1000 रुपए कस्टमर से मत लेना, हम वापस दिलवा देंगे, तो वो दिलवाओ। सरकार ने बोला ठीक है, इस 1400 रुपए में से 1000 रुपए जो तेरे पास में क्रेडिट पड़ा है वो तू तेरी जेब में रख ले, और हमको अब सिर्फ 400 रुपए ही पे कर। तो सरकार को अब हम 1400 वापस नहीं करेंगे, सरकार को हम सिर्फ कितने पैसे वापस करेंगे? 400। और जो 1000 रुपए मेरी जेब से जा चुका था, जो मैंने कस्टमर से नहीं लिया क्योंकि सरकार ने मुझे बोला था मैं तुमको बाद में दिलवा दूंगा, वो 1000 रुपए अब मैं अपनी जेब में ही रख लूंगा और सरकार को सिर्फ कितना पे करूंगा? 400 रुपए ही पे करूंगा। तो अब इस मैकेनिज्म के अंदर मुझे मिल गई 1000 रुपए की क्रेडिट। मतलब मैं अपना जब टैक्स पे करूंगा तो जो 1000 रुपए मैंने किसके ऊपर पे किए थे? परचेस के ऊपर, वो टैक्स मुझे वापस पे नहीं करना पड़ेगा। और यही होता है। मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे एक और तरीके से समझा देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं, आई बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹1 लाख, जिसके ऊपर मैंने 20,000 रुपए का टैक्स सरकार को दिया। उस लैपटॉप को यूज करके ही मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, और मेरे इस महीने भर की फीस का कलेक्शन की जो लाइबिलिटी है ना, वो टैक्स की 50,000 रुपए आई। कितनी आई? 50,000। और मैं लैपटॉप पे कितना टैक्स दे चुका हूं? मैं सरकार को बोलूंगा सरकार मैंने लैपटॉप खरीदा था जिसके ऊपर मैंने 20,000 रुपए का आपको टैक्स दे चुका है, मुझे इस 20,000 की क्रेडिट चाहिए। सरकार बोलती है अच्छा बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो लैपटॉप? हाँ बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। अच्छा बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो? हाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो बच्चों को पढ़ाने की फीस पे जो तुम्हारा टैक्स आएगा ना, उसमें से 20,000 तुम जेब में रख लेना, और हमें अब 50,000 मत देना, अब हमें 30,000 ही देना। मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज होने वाली किसी भी चीज पे किए गए टैक्स की क्रेडिट ले लेगा, तो उसको जो कस्टमर से लिए गए टैक्स का पेमेंट करना है ना, तो उतना टैक्स उसको कम भरना पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। और यहां पे यही हो रहा है, मैं 1000 रुपए खरीद पे टैक्स दे चुका हूं, तो जो 1000 रुपए मुझे कस्टमर से मिलेगा वो मैं अपनी जेब में रख लूंगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स। और जो बचा हुआ अमाउंट है वही मुझे बस सरकार को कैश में पे करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ 1400 आई हैव ऑलरेडी पेड 1000 ऑन माई परचेजेस, so I will not again pay 1000 rupees, I will keep that in my pocket and I will only pay 400 in the cash, that is my net tax liability. Interesting fact सुनो, इंटरेस्टिंग चीज, सरकार की जेब में टोटल टैक्स कितना गया? सरकार की जेब में हम सरकार ने बड़ा सा जो मुंह खोला था, आप मुझे बताओ सरकार के उस बड़े से मुंह में टैक्स कितना गया? सर एक तो यहां से गया 1000 और यहां से गया 400। और एक चीज इंटरेस्टिंग बताओ, कस्टमर ने टैक्स भी कितना पे किया? कस्टमर ने टैक्स अमाउंट भी कितना पे किया? 1400। मतलब एक चीज नोटिस करी आपने, जितना पैसा फाइनल कंज्यूमर दे रहा है उतना ही पैसा सरकार की जेब में टैक्स के नाम पे जा रहा है। If you are buying a jeans and you are paying a tax of ₹400 on that jeans, अगर आप कोई जीन्स खरीद रहे हो जिसमें आप 400 रुपए का टैक्स दे रहे हो, तो मान के चलना सरकार की पॉकेट में आज तक टोटल सरकार की पॉकेट में 400 रुपए टैक्स के नाम पे गएंगे, क्योंकि इसके पहले जिन लोगों ने भी टैक्स पे किया होगा उन्होंने उसकी क्या ले ली होगी? क्रेडिट। तो अल्टीमेटली उस बीच वाले बंदे को अपनी पॉकेट से कुछ जेब से देना ही नहीं पड़ा, सारा का सारा पैसा जो है ना वो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही बियर कर रहा है। तो आज अगर आप कुछ भी चीज खरीदने जाओ तो लुक एट द बिल। आपने कल अगर कोई ग्रोसरी भी खरीदी हो तो लुक एट द बिल। जितना टैक्स आप पे कर रहे हो ना उतना ही टैक्स टोटल गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बीच वाले पे 1 रुपए का भी बर्डन नहीं आया। आप ट्रेडर को देख लो, ट्रेडर को आप मुझे बताओ, ट्रेडर ने टैक्स के नाम पे खरीद के समय कितने दिए थे? 1000। और बाद में जो टैक्स कस्टमर से मिला उसमें से कितने पॉकेट में अपने रख लिए? तो आप मुझे बताओ, इधर से 1000 गए लेकिन कस्टमर से 1000 अपनी जेब में, तो मुझे तो अपनी जेब से 1 रुपया लगा ही नहीं।
मुझे तो अल्टीमेटली अपनी जेब से 1 रुपया भी टैक्स के नाम पे लगा ही नहीं। मतलब एक चीज क्लियर है, इंटरमीडिएटरी आदमी पे 1 रुपए का बर्डन नहीं आएगा। जो भी टैक्स सरकार को जाना है अल्टीमेटली उसका बर्डन किसके ऊपर आना है? फाइनल कंज्यूमर पे ही आना है। ये है वैट मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म है, जो परचेज पे टैक्स पे कर रहे हो उतने का टैक्स आपको वापस पे करने की जरूरत नहीं है, नेट अमाउंट ही आपको वापस पे करनी है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जितना ट्रेडर वैल्यू एडिशन कर रहा है, मतलब जितना एडिशन वो अपने यहां पे कर रहा है उतना ही वो कैश में पे कर रहा है। आप देख लो, ट्रेडर ने अपने यहां वैल्यू एडिशन कितने का किया? 10,000 की चीज कितने में बेची? 10 की चीज को ट्रेडर ने कितने में बेचा? 14,000 में। मतलब इसका वैल्यूएशन कितना हो गया? 4,000। तो आप देखोगे टैक्स में पे 4,000 का 10% 400 रुपए ही कर रहा है, इसीलिए इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स है। जो बंदा जितना जितना प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता जाएगा सरकार को वो उतना ही टैक्स पे करेगा। पहले वाले ने 10,000 का पूरा वैल्यूएशन किया क्योंकि उसके पहले कोई टैक्स नहीं था, तो 10,000 का पूरा वैल्यूएशन पहले वाले बंदे ने किया तो उसने 1,000 रुपए का टैक्स भरा। फिर इसने 4,000 का वैल्यूएशन किया तो 4,000 के वैल्यूएशन पे इसने 400 रुपए का टैक्स भरा। ऐसे करके सरकार के पास टोटल टैक्स कितना कलेक्ट हो गया? 1,400 रुपए। और फाइनल कंज्यूमर ने भी टैक्स कितना पे किया? 1,400 रुपए। इसे बोलते हैं क्रेडिट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? वैट क्रेडिट मैकेनिज्म या वैट मैकेनिज्म। और हमारा जीएसटी भी इसी मैकेनिज्म पे चलता है। जीएसटी में भी यही होगा, खरीद के समय जो भी टैक्स लग रहा है उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो आप सोचो मेरे लिए, आप मेरा एग्जांपल अभी सोचो, अगर मैं 1 लाख का लैपटॉप लेता हूं ना तो मेरे को लैपटॉप 80,000 का ही पड़ेगा। इवन इफ आई एम बाइंग ए फोन, अगर मैंने आईफोन खरीदा है और अगर मैं इसको बिजनेस यूज दिखा रहा हूं, एक फोन तो दिखा ही सकता हूं बिजनेस यूज। If I am buying a phone, it is for my purpose of the business. I am using it for the purpose of my business. तो मुझे 12,000 रुपए क्रेडिट मिली है फोन के ऊपर। तो अब मेरे को आप लोगों से 12,000 रुपए सस्ता पड़ा है आईफोन। मतलब मैं चाहूं तो आईफोन खरीद के 12,000 रुपए क्रेडिट ले सकता हूं। मतलब 50,000 का फोन मुझे 38,000 का ही पड़ा है। आप यही खरीदने जाओगे तो आपको कितने का पड़ेगा? पूरे 50,000 रुपए का। बिकॉज यू कैन क्लेम क्रेडिट, but I can claim credit and I can prove that I am using it for the purpose of business. So of course मेरे लिए वो क्रेडिट के कारण मुझे कॉस्ट कम पड़ती है। आपके फादर लोग भी यही करते होंगे बिजनेस में कि कोई भी चीज बिजनेस के यूज की आती होगी तो उसमें जीएसटी नंबर लिखवा के उसका क्या ले लेते होंगे? क्रेडिट। पर उसमें भी लिमिटेशन है। आपको ऐसा नहीं कि अंधाधुन 6 फोन खरीद लिए घर वालों के लिए और सब बिजनेस के नाम पे खरीद लिए, वहां मारा बच जाएगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा एक्चुअली यू आर यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। Are you getting this concept of credit mechanism? Yes. सर मैन्युफैक्चरर ने परचेज करते समय भी तो टैक्स दिया होगा। एक्चुअली मैं वहां पे अजम्पशन लिया, नहीं दिया है। ऑफ कोर्स दिया होगा, लेकिन एक जगह तो रुकना पड़ेगा, तो मैंने अजम्पशन ले लिया कि उसने कोई टैक्स वहां पे नहीं दिया है। वो एक अजम्पशन मैंने ले लिया। तो पहले बताओ आपको ये वैट मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया? क्या सिंपल मैकेनिज्म है, खरीद के समय जो भी टैक्स पे कर रहा हूं उसकी क्या मिल जाएगी मुझे? क्रेडिट। क्या वो चीज कॉस्ट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। और जब मैं कस्टमर से उसको बेचते समय टैक्स कलेक्ट करूंगा तब क्या करूंगा बताओ? उस टोटल टैक्स में से जो क्रेडिट मेरे पास रखी हुई है वो कर दूंगा मैं कम, और अपने आप सरकार को सिर्फ नेट अमाउंट ही कैश के फॉर्म में पे करूंगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वैट मैकेनिज्म और क्रेडिट मैकेनिज्म। ये पूरा कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर भी एज इट इज चलता है। पहले बताओ यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सर ये तो समझ में आ गया व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रेडिट इन जीएसटी। नाउ ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप बोल रहे हो सर इंडिया में जीएसटी आया, तो इंडिया में जीएसटी कैसे लगाया सरकार ने? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अगर मैं बताऊं ना तो हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ 30 स्टेट है ना, 29 स्टेट है, 29 है, 30 है। अभी कितने हैं एग्जिस्टिंग में? क्योंकि कुछ यूनियन 29 28 है कि 29 है। दिल्ली इज ऑल्सो ए स्टेट ना, दिल्ली इज ऑल्सो ए स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, प्रपोज स्टेट है, उसको स्टेट का ही दर्जा मिला हुआ है। JNK को स्टेट ही माना जाता है, इट्स ए स्टेट नाउ। यूटी कुछ टाइम के लिए बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं गिन रहे ना, वो प्रपोज स्टेट है, वो स्टेट हो जाएगा, वो अभी यूटी है।
पर वो जीएसटी में स्टेट ही चल रहा है, जीएसटी में वो यूटी की कैटेगरी में नहीं आता है, जीएसटी में वो स्टेट की कैटेगरी में ही आता है। ओके, तो लिसन वेरी केयरफुली, हमारे यहाँ पे जो 29 स्टेट्स हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सरकार चाहती थी एक टैक्स लगे, मल्टीपल टैक्सेस हटा के हम सिंगल टैक्स पे आ जाए। दैट वाज द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। अब प्रॉब्लम यही है कि 29 स्टेट बोलते हैं हमारा भी रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हमारा भी रेवेन्यू है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू छोड़ने के लिए तैयार है, ना 29 स्टेट अपना रेवेन्यू छोड़ने के लिए तैयार है। आपको पता है अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50, लेकिन आपको पता है वहां पे एक फेडरल टैक्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और फिर स्टेट को वो पॉपुलेशन और एरिया और किसी वाइज बांटती है। मतलब लेती गवर्नमेंट सेंटर है और स्टेट को टुकड़े बांटती है। हमारा स्टेट बोलते हैं हमको तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े नहीं चाहिए, हमारे को तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े, हम हमारा रेवेन्यू खुद लेंगे, हमको तुम पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो अब झगड़ा इतने सालों तक यही चलता रहा। सेंटर बोलती है एक टैक्स लगाओ, हम लगाएंगे, तुमको हम टुकड़े डालते जाएंगे, तुम खाते जाना। स्टेट बोलते हैं हम तुम्हारे टुकड़ों के मोहताज नहीं है, हम हमारा टैक्स अलग लगाएंगे। तो इसलिए सरकार को एक अलग मॉडल ऑफ जीएसटी पे जाना पड़ा, क्योंकि सेंटर का भी अपना रेवेन्यू है, स्टेट का भी अपना रेवेन्यू है, और वो कैसे एडजस्ट होगा, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसीलिए सरकार इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल लेके आई ना, उसको बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। क्या नाम है इस जीएसटी के मॉडल का? जो इंडिया में सिस्टम लगा है जीएसटी का, उसका नाम क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल। एंड दिस मॉडल इज एक्चुअली अडॉप्टेड फ्रॉम 2 कंट्रीज, ब्राजील एंड कनाडा। ये 2 ऐसे देश हैं जहां पे डुअल जीएसटी मॉडल एग्जिस्ट करता है। हम लोगों ने वहां से कॉपी मारा है। जनरली हम हमारे लॉज यूके से कॉपी मारते हैं, लंदन से कॉपी मारते हैं, लेकिन ये लॉ हमने कॉपी कहां से मारा है? ब्राजील और कनाडा के जीएसटी मॉडल से, क्योंकि वहां पे डुअल जीएसटी मॉडल लग रहा है। सो हाउ दिस डुअल जीएसटी मॉडल वर्क्स, लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहले जीएसटी लगाने के लिए एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सप्लाई। सुनना ध्यान से, आपको पता है इसके पहले एक एक्साइज ड्यूटी के नाम सुना है आपने? कोई बताएगा एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? इंपोर्ट करने पे एक्साइज नहीं लगती, इंपोर्ट करने पे कस्टम्स लगती है, कस्टम्स। एक्साइज कब लगती थी, किसी को पता है? मैन्युफैक्चरिंग करने पे। अगर हम माल बना रहे हैं तो वी हैव टू पे एक्साइज, और जब हम बेचते थे तब लगता था सेल्स टैक्स। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग यू हैव टू पे एक्साइज, इफ यू आर सेलिंग समथिंग यू हैव टू पे सेल्स टैक्स और वैट। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो मुझे देना पड़ता था सर्विस टैक्स, अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे लगती थी कस्टम ड्यूटी, अगर मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं तो मुझे गैम्बलिंग टैक्स लगता था, अगर मैं लॉटरी टिकट बेच रहा हूं तो मुझे लॉटरी टैक्स लगता था। बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे। सरकार ने इन सारे ट्रांजैक्शंस को खत्म करके बोला एक ही चीज देखना, क्या आप सप्लाई कर रहे हो, क्या बना रहे हो मत देखो, बेच रहे हो मत देखो, इंपोर्ट कर रहे हो मत देखो, सर्विस दे रहे हो मत देखो। आप सिर्फ एक ही चीज देखो कि ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक चीज होने पे लगता है, वो क्या है? इनकम अर्न करने पे। चाहे वो इनकम अर्न करने के बाद चोरी हो जाए, लेकिन अगर आपने इनकम को क्या कर लिया है? अर्न कर लिया है। तो आपको आशीष गोयल सर ने बताया होगा कि मैंने पैसे कमाए और चोरी हो गए, तो इनकम टैक्स बचेगा कि लगेगा? वैसे ही यहां पे भी एक ट्रांजैक्शन है जो कि डिसाइड करेगा आप पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। वो ट्रांजैक्शन ये हाईलाइट किया हुआ है, क्या नाम है उसका? सप्लाई। तो आज के बाद मैं नहीं बोलूंगा मैंने माल बेचा, मैं नहीं बोलूंगा मैंने सर्विस दी, मैं नहीं बोलूंगा मैंने माल बनाया, मैं नहीं बोलूंगा मैंने इंपोर्ट किया, मैं एक ही वर्ड करूंगा, मैंने क्या किया है? सप्लाई किए। क्या अगर मैंने सप्लाई की है तो मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा, अगर मैंने सप्लाई नहीं की तो मेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सो एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि जीएसटी अट्रैक्ट करता है, वो ट्रांजैक्शन क्या है? सप्लाई। सप्लाई। शहद है, मक्खियां भिनभिनाती है, और मक्खियां जीएसटी के ऑफिसर है और शहद सप्लाई है। जैसे उनको कहीं सप्लाई दिखेगा मक्खियां भिनभिनाते हुए आ जाएगी, ऑफिसर आ जाएगा, तुमने क्या करी है? तुमने की है सप्लाई, अब क्या दो इसके ऊपर? जीएसटी भरो। तो सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन दैट विल बेसिकली अट्रैक्ट जीएसटी। एंड इन दिस मॉडल हम हमारी सप्लाई को 2 पार्ट में बांट देंगे।
इंट्रा स्टेट सप्लाई and second one is called interstate supply. So हमारी जितनी भी सप्लाई है we have to divide our supply into two parts. एक बच्चा बोल रहा है सप्लाई मतलब क्या, पूरा चैप्टर है सप्लाई के ऊपर. सो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई. क्या आशीष सर? हाँ, तो हमारे पास जो सप्लाई है उसका भी एक चैप्टर है पूरा. यस, तो वहां समझेंगे कि सप्लाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. अब मैं थोड़ा आशीष सर वाले रूप में आ रहा हूं, पर मैं हाउएवर नहीं बोलूंगा, है ना? ठीक है, ओके. नहीं, जीएसटी में ज्यादा हाउएवर नहीं है, जीएसटी में ज्यादा हाउएवर नहीं है. ओके, जो है वो है, हाउएवर नहीं है यहाँ पे. ओके, सो डुअल जीएसटी मॉडल में हम हमारी सप्लाई को दो पार्ट में बांट देंगे. फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड सेकेंड वन इज इंटरस्टेट सप्लाई. क्यों, नाम से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट? व्हेन द सप्लाई इज बिटवीन मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, मतलब व्हेन द सप्लाई इज विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी. लाइक अगर अंडमान एंड निकोबार है तो अंडमान एंड निकोबार से अंडमान एंड निकोबार ही है, या फिर एमपी है तो एमपी से एमपी है. इसको बोलते हैं लोकल सप्लाई. लोकल स्टेट मतलब अपने ही स्टेट में माल बेचना. अगर मैंने अपने ही स्टेट में माल बेचा है, मैंने अपने ही स्टेट में सर्विस दी है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई. इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है विद इन. सो द ट्रांजैक्शन इज विद इन द स्टेट. मेरे को ऑर्डर आया रतलाम से कि साहब मुझे 10 कूलर भेजने हैं, तो अब ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई बिकॉज आई एम सेलिंग फ्रॉम इंदौर टू रतलाम. सो दिस ट्रांजैक्शन इज विद इन द स्टेट. एंड नाउ द पॉइंट इज, अगर ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है तो जीएसटी के अंदर दो टैक्स लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी एंड स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे सीजीएसटी की, एसजीएसटी की जगह लग जाता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी. वो सेम ही, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इज एग्जैक्टली सेम. एमपी है तो एसजीएसटी हो जाएगा, अगर ये लक्षद्वीप है तो यूटीजीएसटी हो जाएगा. ओके, नाउ द पॉइंट इज, इंट्रा स्टेट सप्लाई में ट्रांजैक्शन सिंपल है कि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल नहीं जाके सेम स्टेट में माल जा रहा है. सो वी हैव टू पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. ओके सर, कितना रेट होता है, कैसे लगता है? देखो मैं आपको बता दूं, सिंपल है. जैसे आपको पता है रेस्टोरेंट पे क्या टैक्स रेट है? आप लोग खाना खाने जाते हो तो आपने कभी बिल देखा होगा ना. एक्चुअली रेस्टोरेंट पे 5% जीएसटी है. कितना है? 5%. 5% जीएसटी है. तो वो लोग क्या करेंगे, 2.5% लगाएंगे सीजीएसटी और 2.5% लगाएंगे एसजीएसटी. मतलब सिंपल हुआ है, सरकार ने आधा आधा टैक्स दोनों ने बांट लिया है. आधा टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में और आधा टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट. मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर रोटी का मोहताज नहीं है, किसी और के ऊपर नहीं पल रहा है. अगर 10 रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ है तो 5 जाएगा सेंट्रल के हाथ में और 5 जाएगा स्टेट के हाथ में. ठीक है, तो रेट पे डिपेंड करेगा कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी. अगर मान लो जीएसटी का रेट 12% है तो फिर 6 हो जाएगा. अगर 18% है तो 9 हो जाएगा और 28% है तो 14 हो जाएगा. तो यस, जो भी टैक्स रेट है आधा सेंट्रल के हाथ में जाता है और आधा स्टेट के हाथ में जाता है. तो ये तो पहला उनके बीच में अग्रीमेंट है कि हाफ हाफ करेंगे हम टैक्स, जो भी कस्टमर से लेंगे आधा सेंट्रल को जाएगा और आधा स्टेट को जाएगा. लेकिन देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग टैक्स एंड इट अप्लाइज इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. यस, पहली बार सुनो ना, इंटर स्टेट का मतलब क्या है? माल एमपी से महाराष्ट्र जा रहा है, ये इंटर स्टेट है. यस, या फिर माल अपन मान लेते हैं लेह लद्दाख से, लेह लद्दाख से यूटी, लेह लद्दाख से माल महाराष्ट्र जा रहा है, ये भी इंटर स्टेट है. हाँ ठीक है, गोवा से महाराष्ट्र जा रहा है, कहीं भी जा रहा है. ठीक है, पॉइंट ये है कि साहब, और हाँ एक मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट.
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का ही दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली माल स्टेट के तो बाहर जा ही रहा है ना, चाहे वो कंट्री के बाहर जा रहा हो. अल्टीमेटली द गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द स्टेट और इधर द गुड्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री. सो दूसरे स्टेट से या दूसरे देश से भी माल आए ना तो हम उसको इंटरस्टेट सप्लाई ही मानते हैं. तो ये चीज ध्यान रख लेना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन माना गया है. सो इफ आई एम इंपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मैं देश के बाहर से कुछ मंगवा रहा हूं या देश के बाहर कुछ भेज रहा हूं, मैं कुछ सर्विस बुलवा रहा हूं, कुछ सर्विस दे रहा हूं, तो इन दैट केस यहां पे भी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का ही दर्जा इसको दिया गया है. और इंपॉर्टेंट थिंग है, इन सब केसेस में आई हैव टू पे IGST. Only one tax, that is IGST. I don't have to pay CGST and SGST. I have to pay IGST, and IGST is called integrated GST. It is called integrated GST. तो अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो IGST 12 ही रहेगा. रेट ऑफ जीएसटी 5% है तो IGST 5 ही रहेगा. आप जब ऑनलाइन सामान मंगाते हो ना, देखना IGST लग के आता है, क्योंकि दूसरे स्टेट से आता है, बैंगलोर से आता है, मुंबई से आता है. तो लुक एट द बिल. आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, ज़ारा से ऑर्डर कर रहे हैं, H&M से ऑर्डर कर रहे हैं, मिंत्रा से ऑर्डर कर रहे हैं, इफ यू आर बाइंग समथिंग ना, जस्ट लुक एट द बिल. आप मोस्टली देखेंगे तो बिल पे IGST लगा हुआ है, क्योंकि माल कहाँ से आ रहा है, दूसरे स्टेट से आ रहा है. तो इन दैट केस आई हैव टू पे IGST, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड GST. सो सर रेट में कोई फर्क नहीं है. आज अगर मैं माल लोकल भी बेचूं तो 5% है, स्टेट के बाहर भी बेचूं तो 5% है, बस टैक्स का नाम चेंज है. वहां चार्ज करूंगा आधा आधा करके CGST SGST, यहां चार्ज करूंगा पूरा IGST. मतलब एक चीज अच्छी हो गई, पूरा देश एक मार्केट हो गया. पहले क्या होता था पता है, अगर मैं स्टेट के बाहर से माल बुलवाता था तो महंगा पड़ता था, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लग जाते थे. अब आप स्टेट के बाहर से गुड्स बुलवाओ या स्टेट के अंदर से गुड्स बुलवाओ, टैक्स रेट दोनों का सेम ही रहेगा. क्योंकि देखो टैक्स रेट चेंज नहीं हो रहा है ना. आज मैं सामान बाहर से भी बुलवा रहा हूं तो भी 12% देना है, अंदर से ही बुलवा रहा हूं तो भी 12% देना है, बस नाम चेंज है, पर रेट ऑफ टैक्स में कोई चेंज नहीं है. तो हमारा जब 2017 में GST आया था तो प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लगाया था, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट. तो उसमें वन मार्केट ऐसे प्रूव हो रहा है कि इफ आई एम सेलिंग द गुड्स विद इन द स्टेट और इफ आई एम सेलिंग द गुड्स आउटसाइड द स्टेट, इट डजंट मैटर, प्राइस विल बी सेम. प्राइस विल ऑलवेज बी सेम. मे बी द रीजन इज ट्रांसपोर्टेशन. हो सकता है भाड़े के कारण कीमत में फर्क आ जाए, पर कम से कम टैक्स के कारण कीमत में फर्क नहीं मिलेगा आपको. चाहे लोकल बेचो चाहे स्टेट के बाहर से भेजो, आपको टैक्स सेम ही पे करना है. हाँ, अब एक सवाल ऑनलाइन आता है, IGST किसको जाएगा? सेंट्रल को. ओके, एक मिनट, एक सवाल आपके दिमाग में होगा, सेंट्रल को तो जाएगा, लेकिन ये तो गलत हो गया. स्टेट बोलेगा, मतलब अगर स्टेट बोलेगा कि माल स्टेट से बाहर बिक रहा है या माल स्टेट के बाहर से आ रहा है, तो क्या स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा? स्टेट बोलेगा ये तो गलत है ना, कि सारा का सारा कौन खा जाएगा रेवेन्यू? सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये टैक्स कलेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पर ऐसा नहीं कि टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है. आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट, मान लो इस IGST की बहुत सारी क्रेडिट आगे जाके सेट ऑफ हो गई और खत्म हो गया, जो भी नेट अमाउंट बच गया, जैसे मान लो 100 करोड़ का कलेक्शन हुआ और 70 करोड़ की क्रेडिट ले ली गई, तो अब कितना बच गया IGST अकाउंट में? 30 करोड़. तो 30 करोड़ सेंटर और कंज्यूमर स्टेट में बांट दिया जाएगा. कौन से स्टेट में? कंज्यूमर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक खास फीचर बताता हूं. GST इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. GST का एक खास फीचर है, इट्स ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? बहुत फर्क पड़ता है. पता है हमारे यहाँ इतनी बड़ी बेवकूफी थी कि आज मैं उसको सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि दिमाग खराब हो जाएगा. मैं बताता हूं क्या. महाराष्ट्र खूब सारा प्रोडक्शन करता है और अपना माल यूपी में बेचता है. सुनना, लेट्स टेक एन एग्जांपल. बिफोर GST महाराष्ट्र खूब सारा प्रोडक्शन करता है और अपना माल कहां बेचता है? यूपी में. ठीक है, कंज्यूमर कहां है? टैक्स कौन दे रहा है?
और आपको पता है सारा का सारा टैक्स जा किसको रहा था? महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र और अमीर हुए जा रहा है और यूपी और, लिसन केयरफुली क्या हो रहा है, जो स्टेट माल बना के बेच रहा है उसके तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जहां पे कंज्यूमर बैठा है, उसके रेवेन्यू बढ़ने की जगह उल्टे। तो कायदा क्या होना चाहिए? जहां टैक्स भरने वाला है टैक्स उसी स्टेट को मिलना चाहिए, तभी तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा। नहीं तो कितनी बड़ी बेवकूफी हो रही है, जनता बैठी है यहां पे टैक्स भरने के लिए, उनको लग रहा है हमारा टैक्स का पैसा यहां यूज हो रहा है, जबकि एक्चुअली टैक्स का पैसा यहां नहीं जाके कहां जा रहा है? महाराष्ट्र में जा रहा है। और डेवलपमेंट कहां का हो जा रहा है? ये बेवकूफी 2017 के पहले हो रही थी। जो स्टेट माल बेच रहे थे उनको रेवेन्यू मिल रहे थे, बेचारे वो अमीर हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। और जहां कंज्यूमर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यूज करने वाले ज्यादा है, बनाने वाले कम है, वो बेचारे टैक्स भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और। सरकार ने बोला गलत है, टैक्स रेवेन्यू उसकी जेब में जाना चाहिए जो बर्डन बियर कर रहा है। अगर कंज्यूमर यूपी में बैठा है तो जो टैक्स मिलेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा जो स्टेट को जाएगा, वो कौन से स्टेट को जाएगा? यूपी को जाएगा, क्योंकि वहीं पे तो पॉपुलेशन है। आज कितनी बड़ी बेवकूफी है, टैक्स मैंने मेरी जेब से भरा है, ये सोच के भरा है कि हमारे इंदौर के रोड भरेंगे, हमारे इंदौर में पानी आएगा, हमारे इंदौर में गार्डनिंग होगी, इंदौर में ये होगा, और अल्टीमेटली सारा टैक्स गुजरात जा रहा है और डेवलपमेंट कहां का हो रहा है? कितनी बड़ी बेवकूफी, टैक्स पेयर बैठा है यहाँ पे और पैसा जा रहा है गुजरात में, वहां भरने वाला नहीं है, वहां रिसीव करने वाला है, भरने वाला तो यहाँ बैठा है। तो टैक्स का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया ना। टैक्स काय के लिए होता था? टैक्स का सोशल पर्पस होता था, लोगों की डेवलपमेंट के लिए। तो जो भर रहा है उसके देश के, उसके शहर के डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सरकार ने सिस्टम ही चेंज कर दिया। नो, बनाने वाले और बेचने वाले की जेब में कुछ नहीं जाएगा, किसकी जेब में जाएगा? जिस स्टेट में उन गुड्स का क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है। और इसीलिए वो आईजीएसटी लेके आए। अगर आज सीजीएसटी और एसजीएसटी रहने देते तो होता क्या? जिस स्टेट से माल बिका है उस स्टेट की गवर्नमेंट की जेब में पैसा चला जाता। आज एमपी से माल अगर महाराष्ट्र गया है तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता तो क्या होता? पैसा कौन सी गवर्नमेंट को मिलता? एमपी को, जबकि माल जा कहां रहा है, यूज कहां हो रहा है। तो गलत है ना। इसीलिए उन्होंने बोला हम सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। और सरकार पता है क्या करेगी? सरकार वो पैसा अपनी जेब में अमानत की फॉर्म में पड़ी रहने देगी। जब जहां जहां उस गुड्स का फाइनली क्या हो जाएगा, उसको आधा दे देगी। नहीं आया समझ में? सोचो अगर यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा होता तो होता क्या? जहां माल बिकता उस स्टेट को टैक्स चला जाता। तो बताओ, जब एमपी से माल निकला और एमपी से माल बिका तो सारा रेवेन्यू किसको चला जाता? जबकि अल्टीमेटली बर्डन कौन से स्टेट के कंज्यूमर को हो रहा है। तो गलत है ना यार। लॉजिकल क्या है? टैक्स अल्टीमेटली क्या होता है? आपकी पॉकेट में वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। इफ यू आर पेइंग समथिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग कि उस टैक्स के पैसे से क्या होगा? मेरे आसपास के एरिया का डेवलपमेंट होगा। और ही कोई एरिया डेवलप हो रहा है तो ये तो गलत है ना। और इसीलिए जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड बनाया गया। जहां से माल बनेगा, जहां से माल बिकेगा, वहां टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स उस राज्य को मिलेगा, उस स्टेट को मिलेगा जहां पे कहां क्या बैठा हुआ है? कंज्यूमर बैठा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई दे हैव अप्लाइड आईजीएसटी, सो दैट all tax will be going in the pocket of government. And what they will do, they will distribute the IGST to the central government as well as to the consumer state. This is a very interesting mechanism. और सोचो इससे एक्चुअल डेवलपमेंट होगा ना। आज यूपी के पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप मुझे बताओ टैक्स रेवेन्यू भी किसका ज्यादा होना चाहिए? यूपी का। अगर उत्तर प्रदेश में ज्यादा कंज्यूमर है तो पॉपुलेशन ज्यादा है तभी कंज्यूमर ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है तो वहां पे टैक्स भी ज्यादा मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बनाया। जहां कंजम्पशन हाई होगा, जहां कंज्यूमर हाई होंगे, वहां पे बाय डिफॉल्ट टैक्स रेवेन्यू में अपने आप ज्यादा होगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 2017 के पहले कितनी बड़ी बेवकूफी हो रही थी, पॉपुलेशन कम है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है तो वो स्टेट डेवलप हुए जा रहा है। यही हुआ ना। महाराष्ट्र और गुजरात क्यों डेवलप हुए? क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा थी और उसके कंपैरिजन में कंज्यूमर कम थे। यूपी बिहार क्यों पिछड़ते जा रहे थे? क्योंकि वहां कंज्यूमर ही कंज्यूमर है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा? यस।
50-50 रेशियो है, रेशियो इज 50-50। जो भी रेवेन्यू आईजीएसटी अकाउंट में रहेगा वो आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा जाएगा उस स्टेट के पास जहां पे उन गुड्स का फाइनली कंजम्पशन हुआ है। यस पहले बताओ ये मैकेनिज्म समझ में आया? और इससे लॉजिक समझ में आया होगा आईजीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम सीजीएसटी या एसजीएसटी लगा देते तो कंजम्पशन बेस तक पहुंच ही नहीं पाते, जहां सेल हुआ उसी गवर्नमेंट को क्या लग जाता, टैक्स मिल जाता है, एंड दैट इज नॉट राइट, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ आईजीएसटी। तो ये मॉडल आप लोगों को पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया, वेरी नाइस। अब एक प्रॉब्लम है सर, आप बोल रहे हो कि वैट मैकेनिज्म तो हमारे यहाँ 2003 से था, तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी? क्या जरूरत पड़ गई जीएसटी की? इसको समझने की कोशिश करते हैं और हेडिंग का नाम लिखिएगा। हेडिंग है डेफिशिएंसी in old tax mechanism. What are the deficiencies in old tax mechanism? जो टैक्स हमारे यहाँ पुराने लग रहे थे, एक बहुत अच्छा डाउट आया है अक्षत का, सर अगर महाराष्ट्र को बेचने पे कुछ भी नहीं मिलेगा और यूपी को ही सारा टैक्स मिलेगा तो महाराष्ट्र को तो रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर पुराने टैक्स में देखें तो अगर माल बना के बेच रहा था तो किसको मिल रहा था? महाराष्ट्र को। अब किसको मिल रहा है वही चीज? यूपी को। तो महाराष्ट्र को तो क्या हो गया, रेवेन्यू का नुकसान हो गया। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को जिनको नुकसान हो रहा था उनको कन्विंस करने के लिए उनको एक कंपनसेशन का पैकेज दिया है 5 सालों के लिए। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं और कंज्यूमर कम है, उनका रेवेन्यू नुकसान होगा तो कैसे अग्री हो गए जीएसटी के लिए? उनको सरकार ने लॉलीपॉप दी है। वो लॉलीपॉप मैं आपको बताऊंगा क्या है, पर बच्चे रोता है तो क्या करते हैं, मुंह में लॉलीपॉप तो साथ चुप हो जाएगा। वैसे ही महाराष्ट्र ने आऊं आऊं करना चालू किया कि मेरे को नहीं चाहिए जीएसटी, मेरा तो नुकसान हो रहा है। सरकार ने क्या किया, उसके मुंह में वो लॉलीपॉप हम आगे जाके समझेंगे क्या है। तो क्या है वो हम आगे जाके उस चीज को मैं आपको समझा दूंगा अक्षत, ठीक है? चलिए, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट पे हमने इंटरस्टेट माना है पर उस पर टैक्स रेट 0 है। There is no tax on exports. It's an interstate supply because but the rate of GST is 0 on export. हम उसको उस टाइम भी नहीं लगता था एक्चुअली, एक्सपोर्ट पे कभी टैक्स लगाया ही नहीं हमारी गवर्नमेंट ने, ना पहले लगाया ना अब लगाया, वो हम आगे जाके समझ लेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म में। मैं पहली प्रॉब्लम बताता हूँ, सुनना ध्यान से। क्यों जरूरत पड़ी जीएसटी की? जब क्रेडिट मैकेनिज्म पहले भी था तो प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको बताता हूँ पहली प्रॉब्लम। लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सुनना, मान लो, सुनिए ध्यान से, लिसन। महाराष्ट्र में एक प्रोडक्ट बनाया गया और उसे बेचा गया 10,000 रुपीज में, ठीक है? इसके ऊपर लग गई एक्साइज ड्यूटी 1,000 रुपए की, ओके, प्लस इसके ऊपर एक टैक्स और लग गया जिसका नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये लगता था पहले, जिसको बोलते थे सीएसटी। ये लग जाता था, मान लेते हैं 1%, मान लेते हैं 100 रुपए का। तो ऐसे करके जो प्रोडक्ट है कितने का बड़ा, 11,100। और ये माल पहुंचा, ये तो मैन्युफैक्चरर था पर ये माल पहुंचा एमपी के ट्रेडर के पास, ठीक है? अब एमपी के ट्रेडर ने, सुनना ध्यान से, ये माल आगे बेचा मान लो 16,000 में। इसके ऊपर पता है अब क्या लगेगा, इसके ऊपर एमपी का वैट लग जाता था। कितने का? 1,600 रुपए का। ये होता था एमपी का वैट। और ये जो एक्साइज है
ये जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में, और ये जो सीएसटी है ये जाता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जेब में। अब कहानी समझो कहां अटक गई। जो टैक्स में बनाने पे दे चुका हूं वो किसकी जेब में पहुंचा? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस जब मैं उस स्टेट से माल लेके आया तो उसके ऊपर जो सीएसटी लगा वो किसकी जेब में पहुंचा? महाराष्ट्र। और अब जो मैं आगे टैक्स पे कर रहा हूं ये किसकी जेब में जाने वाला है? एमपी। अब मैंने एमपी गवर्नमेंट को बोला, एमपी गवर्नमेंट मेरे को है ना ये जो टैक्स पे किया है ना, एक्साइज और सीएसटी, इसकी क्रेडिट दे दे बाबा। कितने रुपए की? 1100 रुपए की क्रेडिट दे दे, और 1600 में से मेरे से सिर्फ कितने पैसे ले? 500। एमपी बोलता है 1 मिनट, पहले तो बता 1000 रुपए किसकी जेब में दिए? मैं सेंट्रल हूं क्या? किससे मांग? किससे नहीं 1000 रुपए किसकी जेब में गए? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी जेब में गए? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हूं क्या? मैं कौन सी गवर्नमेंट हूं? एमपी गवर्नमेंट हूं। 1000 रुपए अगर तूने सेंट्रल गवर्नमेंट किए थे तो टैक्स किससे मांग? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं 1 मिनट आप क्या कर रहे हो? बोले सर मैं माल बेच रहा हूं। बोले हमारा तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने पे टैक्स वसूलती थी, बेचने पे नहीं वसूलती थी। बेचने का टैक्स स्टेट के पास जाता था, बनाने का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अब सोचो यहां पे क्या हुआ। मैंने जब माल बनाया तो 1000 रुपए की एक्साइज ड्यूटी किसको चली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब मुझे बताओ आगे जब ये व्यापारी इसे बेच रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट किस चीज की देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हम 1000 रुपए का क्रेडिट क्यों दें, हम तो आगे तुम पे और कोई टैक्स वापस से लगा ही नहीं रहे। ठीक है, 1000 रुपए गए पानी में। फिर सीएसटी के पास पहुंचे, महाराष्ट्र सीएसटी के पास, और बोला तुम मुझे 100 का क्रेडिट दे दो ना। बोले 1 मिनट, हम कौन सी गवर्नमेंट है? महाराष्ट्र। तो आगे जाके अब टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को देने वाला है? हमारा कोई गठजोड़ नहीं है भैया। एमपी के टैक्स से हम क्यों क्रेडिट दें? हमारा टैक्स होता तो हम क्रेडिट दे भी देते। तो एमपी से मांग। एमपी बोलता है मेरी जेब में थोड़ी कुछ आया जो मैं टैक्स दूंगा। मतलब होता क्या है मैं आपको बता दूं, कास्टिज्म था। सेंट्रल एक्साइज अलग, महाराष्ट्र का सीएसटी अलग, और एमपी का वैट, और साला इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं थी। मतलब एक्साइज से एमपी का वैट शादी नहीं कर सकता, एक्साइज से सीएसटी शादी नहीं कर सकता, सीएसटी से एमपी का वैट शादी नहीं कर सकता। मतलब तीनों ही कुंवारे बैठे रहेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? प्रॉब्लम यह है कि देयर वाज कास्टिज्म। एंड कास्टिज्म क्या? घर वाले बोलते हैं कि एमपी वैट, मैं तेरी शादी सिर्फ एमपी वैट से करवाऊंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि एमएचसीएसटी, हम तुम्हारी शादी सिर्फ महाराष्ट्र सीएसटी से कराएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है एक्साइज, एक्साइज की शादी सिर्फ एक्साइज से होगी। तो भैया एक्साइज लाए कहां से? बन गया प्रोडक्ट, अब तो सिर्फ बेचना है। अब बेचना है तो एक्साइज लगनी नहीं है, तो बैठे रहो कुंवारे। यही हो रहा है एक्चुअली। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स के साथ सेट ऑफ ही नहीं हो सकते थे। मतलब ये होता था कि जो भी एक्साइज आप दे चुके हो ना, वो व्यापारी क्रेडिट ही नहीं ले सकता उस चीज का, क्योंकि व्यापारी के ऊपर आगे कोई एक्साइज लगती नहीं है। एक्साइज लगती बनाने पे। एक दुकानदार प्रोडक्ट बनाता है या बेचता है, तो बेचने वाले को थोड़ी हम क्रेडिट देंगे। हम सिर्फ किसको क्रेडिट देंगे? बनाने वाले को। तो भैया बनाने वाला कभी तो ट्रेडर के पास बेचेगा, और जैसे ही ट्रेडर के पास बेचेगा वो एक्साइज की क्रेडिट खत्म हो जाएगी। सारी जो एक्साइज पेड है वो किस में जुड़ जाएगी? आपकी कॉस्ट के अंदर। मतलब होता क्या था, यहां पे कोई क्रेडिट नहीं मिलती थी, कोई क्रेडिट नहीं मिलती थी, और इसके लिए पूरा 11,100 रुपए क्या हो जाता था? कॉस्ट। और इस कारण क्रेडिट मैकेनिज्म होते हुए भी कॉस्ट में जुड़ना पड़ता था, क्योंकि कास्टिज्म है। हम शादी कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कास्ट तुम्हारी होनी चाहिए। अब कहां से लेके आए? एक्साइज क्रेडिट देंगे, लेकिन सिर्फ किससे देंगे? एक्साइज से। वैट की क्रेडिट सिर्फ किससे देंगे? वैट से। सीएसटी सिर्फ किससे देंगे? वैट से। ये क्या बात होती है? अगर स्टेट के बाहर माल चला गया तो इसका मतलब जो पुराने स्टेट में दिए गए टैक्स है वो तो सारे कॉस्ट में जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो उसकी कोई क्रेडिट मिलेगी नहीं। सो दिस इज रॉन्ग, एंड दैट वाज हैपनिंग बिफोर 2017। इवन दिस इज हैपनिंग इन पेट्रोल राइट नाउ। पेट्रोल पे यही अभी भी हो रहा है।
एक्साइज जो पेड हो जाती है ना वो सेंट्रल के हाथ में चली जाती है, वैट जो पे होता है वो स्टेट के हाथ में होता है, और इसीलिए वो 30 या 35 रुपए का पेट्रोल हमारे तक आते आते कितने रुपए का हो जाता है, 110 रुपए का हो जाता है। उसमें 112, उसमें सिर्फ 3 या 119, 118, तो 118 रुपए में शायद 4 रुपए का कमीशन है सिर्फ डीलर का। डीलर को सिर्फ 4 रुपए कमीशन मिलता है और पेट्रोल की कॉस्ट 30 या 40 रुपीज आती है, तो अराउंड 65 और 70 रुपीज गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है। गाड़ियों पे भी ऐसे ही है, यू नो हाउ मच। नहीं, गाड़ियों पे आपको बता दूं मैं, टोटल रोड टैक्स और जीएसटी और ये सारे टैक्सेस मिला लूं ना, तो आपको पता है 48 लाख रुपए की जो फॉर्च्यूनर आती है ना, उस पे 20 लाख रुपए का टैक्स है। 48 लाख की कार पे 20 लाख रुपीस गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं। तो मतलब कार बनाने वाली कंपनी को सिर्फ 18 या 20 लाख रुपए मिलते हैं 40 लाख की गाड़ी पे। 20 लाख रुपए गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है, और उसके बाद टोल टैक्स भी लेती है गाड़ी चलाने पे, और पेट्रोल पे भी टैक्स लेती है। ओके, सो बहुत अनशन टैक्स गवर्नमेंट गाड़ियों पे लगाती है, सेम विद पेट्रोल। और ये रीजन है कि 2017 के पहले देयर वाज अ डबल टैक्सेशन, बिकॉज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट एडजस्ट देयर टैक्स विद स्टेट गवर्नमेंट। तो ये नोट कर लेते हैं अपन, मैं इसको थियोरेटिकली भी लिखवा देता हूं। लिखिए, समझ में तो आ गई होगी सिचुएशन, इसको थियोरेटिकली लिख लेते हैं। लिखिए लिखिए पूरा 1100 कॉस्ट हो जाएगी, मतलब वो 16,000 में 11,100 कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ा है उसने। यस, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दूसरे स्टेट को टैक्सेस जा चुके हैं वो अब एमपी के टैक्स से एडजस्ट होंगे ही नहीं, सब अलग अलग है। मेरी जेब में पैसा नहीं आया तो मैं क्यों क्रेडिट दूं, सिंपल सा फंडा है जी। सीएसटी स्टेट के बाहर बेचने पे लगता था, वो अब खत्म हो गया है सब कुछ, पर लगता था स्टेट के बाहर बेचने पे। लोकल बेचने पे लगता था वैट, स्टेट के बाहर बेचने पे लगता था सीएसटी। तो लिखिए, मैं आपको लिखा देता हूं, लिखिए, नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, दैट इज कॉल्ड सेनवेट। सेंट्रल टैक्स जो लगते थे उसको बोलते थे सेनवेट। सेनवेट मतलब सेंट्रल टैक्स, सेनवेट मतलब सेंट्रल वैट, सेनवेट। नो क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड सीएसटी इज अलाउड to be adjusted with state VAT, and therefore there was cascading effect in old टैक्स regime. अगेन पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जो भी सेंट्रल टैक्स है और जो सीएसटी है, दैट वाज नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड विद स्टेट वैट। जो हमारा एमपी का वैट है उससे आप सीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किए गए टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई एक कास्केडिंग इफेक्ट आता था ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। आगे एक और चीज लिख सकते हैं, क्रेडिट चेन वॉज नॉट सीमलेस, क्रेडिट चेन वॉज नॉट सीमलेस एंड क्रेडिट ऑफ एक्साइज गेट ब्लॉक्ड एट ट्रेडर्स। क्रेडिट चेन सीमलेस नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कि क्रेडिट आगे से आगे मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। वो क्रेडिट वहीं रुक गया। जैसे ही माल स्टेट के बाहर गया और जैसे ही माल मैन्युफैक्चरर के हाथ से ट्रेडर के हाथ में गया, जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगे थे उनकी सारी क्रेडिट रुक गई और आगे ट्रेडर को उनकी क्रेडिट मिली नहीं और क्रेडिट ब्लॉक हो गई ट्रेडर के हाथ में आते आते, क्योंकि ट्रेडर को सिर्फ स्टेट का टैक्स देना है और मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल का टैक्स पे किया हुआ है, तो सेंट्रल के टैक्स से स्टेट का टैक्स एडजस्ट होने के लिए तैयार था ही नहीं पहले। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ कास्टिज्म।
बिकॉज ऑफ डिफरेंट मल्टीपल टैक्सेस, इतने सारे टैक्स होने के कारण एक दूसरे के साथ वो तैयार ही नहीं थे कि एडजस्ट हो जाए। तो बोलते थे अपनी कास्ट का ढूंढ के लाओ तभी हम आपको क्रेडिट देंगे। तो अपनी कास्ट कहाँ से लाए? बेचारा एमपी का ट्रेडर महाराष्ट्र का टैक्स क्यों भरेगा? तो एमपी का ट्रेडर महाराष्ट्र में लगे हुए टैक्स को कॉस्ट ही मानेगा और क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसको उसकी कोई क्रेडिट मिलने वाली थी नहीं। तो वो उसको फिर कॉस्ट बनाना पड़ता था और अल्टीमेटली उसकी कास्केडिंग इफेक्ट आ जाती थी। मेरी कॉस्ट में जुड़ गया, मतलब डबल टैक्सेशन मुझे अब लगना ही लगना है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, दिस इज द फर्स्ट डेफिशिएंसी इन आवर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओके, तो आज मुझे बताओ, आज आपको बहुत बेसिक से मैं चीजें समझा रहा हूं, तो आप मुझे बताओ क्या क्या समझ में आया आपको जीएसटी को लेके। सबसे पहले जीएसटी का मेन पर्पज एक तो डबल टैक्सेशन अवॉइड करना था और मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके सिंगल टैक्स पे आना था, वन टैक्स वन नेशन और वन मार्केट। तो इंडिया में फिर कौन सा जीएसटी मॉडल लगाया गया? डुअल जीएसटी। अब मुझे बताओ डुअल जीएसटी में क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है डुअल जीएसटी में? डुअल जीएसटी में होता क्या है? जब मैं स्टेट के अंदर बेचूं तो बताओ कौन सा टैक्स लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे। और टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर मैं स्टेट के बाहर माल बेचूं तो कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। तो क्या फर्क है क्या सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के रेट्स में? अगर आईजीएसटी 12% है तो सीजीएसटी भी 12 है क्या? अगर आईजीएसटी 12 है तो सीजीएसटी 12 होगा क्या? अगर आईजीएसटी 12 है तो सीजीएसटी 6 होगा और एसजीएसटी 6 होगा। अगर आईजीएसटी 18 है तो सीजीएसटी 9 होगा और एसजीएसटी भी 9 होगा। वेरी नाइस। हमसे पहले कितने देश जीएसटी लगा चुके हैं और कौन सा पहला देश था जिसने जीएसटी लगाया था? कौन से साल में? 1954 में। मुझे बताओ वैट मैकेनिज्म में एग्जैक्टली होता क्या है? परचेस पे किए गए टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती कि मिलती है? वैट मैकेनिज्म में क्या होता है? वैट मैकेनिज्म में क्या होता है? परचेज पे दिए गए टैक्स की क्रेडिट मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। वैट मैकेनिज्म, जीएसटी भी वैट मैकेनिज्म पे ही चलता है और जो भी खरीद पे दे रहा हूं टैक्स उसकी क्या मिल जाएगी? क्रेडिट। तो इसका मतलब फाइनल बर्डन बीच वालों पे आता है या कंज्यूमर पे आता है? फाइनल बर्डन हमेशा किस पे आएगा? कंज्यूमर पे आएगा। मतलब जितना टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है वही गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है। इंटरमीडिएटरीज पे कभी भी बर्डन नहीं आता है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिशिएंसी, तो पहली डेफिशिएंसी जो निकल के आ रही है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कैन नॉट बी एडजस्टेड विद स्टेट वैट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स कलेक्ट किया है तो वो चीज आगे जाके कॉस्ट का पार्टी बननी है, क्योंकि जब स्टेट वैट की बारी आएगी तब उस टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस एडजस्ट नहीं हो सकते। मतलब कास्टिज्म था हमारे पुराने टैक्स रिजीम के अंदर। बाकी कुछ डेफिशिएंसीज है वो कल डिस्कस करेंगे और कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम कल बहुत सारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप एंजॉय द क्लास। थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। और इसकी जो शीट है वो मैं गूगल ड्राइव की एक नई लिंक क्रिएट करके डाल दूंगा और उसकी लिंक आपको ब्रॉडकास्ट करवा दूंगा। तो जीएसटी का ड्राइव अपडेट एक नई लिंक पे हो जाएगा, वो नई लिंक मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू। Recording stopped.